हेलो एवरीबॉडी, study.com में आपका पुनः स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में प्रकाश के परावर्तन पढ़ रहे थे, उसमें आगे हम चल रहे हैं। गोलीय दर्पण का है। अवतल दर्पण में F = 1/r व r/2 निर्धारित हम करने जा रहे हैं। F यानी फोकस दूरी, r वक्रता त्रिज्या और बटा में 2 है, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये हम निर्धारित करने जा रहे हैं। इसके लिए हम डायग्राम देखें। अवतल दर्पण मुख्य अक्ष हुआ, ये मुख्य फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। अब यहाँ हम एक किरण ले रहे हैं जो इसके समांतर चल रही है मुख्य अक्ष के। सपोज कीजिए इसका नाम OM है। अब ये किरण यहाँ से परावर्तित होकर के F से जाती है, फोकस से, और ये अभिलंब का कार्य करेगा CM। ये हुआ आपतन कोण I, इधर हुआ परावर्तन कोण R। अब देखिए हम इसमें ज्यामिति का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पहले हम देख लें क्या है। किरण OM पैरेलल है मुख्य अक्ष जो CP है। अब यहाँ देखें हम फोकस दूरी PF है, PF जिसको स्मॉल f द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। वक्रता त्रिज्या PC है, जिसे हम लोग R द्वारा डिनोट करते हैं। अब हम यहाँ देखें एंगल OMC जो I है, CMF जो R है। चूँकि प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में हम पढ़ चुके हैं कि I बराबर R होता है। तो I बराबर R होता है, तो ये कोण OMC बराबर कोण CMF होगा। कोण OMC इक्वल होगा कोण CMF के। ये प्रकाश के परावर्तन के नियम से I = R होता है। अब हम देखें यहाँ पर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है या प्रतिच्छेद करती है तो एकांतर कोणों के युग्म बराबर होते हैं। अब हम यहाँ देखें इस तरह का एंगल कहाँ पर है। ये एंगल जो है वो इसके बराबर है, सेम शेप में। तो एंगल OMC इक्वल हो जाएगा एंगल MCF के। यह है एकांतर अंतःकोण। तो एकांतर अंतःकोण के कारण ये कोण बराबर होगा। अब जरा हम दोनों की तुलना करें तो OMC बराबर है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अतः एंगल CMF इक्वल होगा एंगल MCF के। अब जरा गौर करें, ये दोनों एंगल त्रिभुज MCF में, ट्रायंगल MCF में है, तो त्रिभुज MCF में दोनों कोण बराबर है। और हम पढ़ चुके हैं किसी त्रिभुज के समान कोणों की समभुज भुजाएं बराबर होती हैं। तो जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसके सामने का ये कोण CF, इसके सामने का कोण MF के बराबर होगा। तो हम त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज MCF में ये अभी हम लोग देखें दोनों कोण बराबर है। CMF इक्वल है एंगल MCF के। तो क्या हो जाएगा, CF इक्वल हो जाएगा MF के। तो अब इस तरह से हम लोग देख लिए कि CF बराबर आ गया MF। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण के द्वारक की चौड़ाई की। तो हम लोग कम चौड़ाई वाले गोलीय दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से यदि इसकी चौड़ाई कम होगी, यानी द्वारक इसका छोटा होगा, तो M बिंदु P के काफ़ी निकट होगा। तो गोलीय दर्पण का द्वारक चौड़ाई, गोलीय दर्पण का
द्वारक काफ़ी छोटा हो तो एम बिंदु पी के काफ़ी निकट हो, तो एम बिंदु पी के काफ़ी निकट होगा। जब निकट हो जाएगा, अत्यंत निकट होगा, तो हम दोनों को एक मान सकते हैं, काफ़ी निकट होगा। अतः एम को पी पर माना जा सकता है, एम को पी पर माना जा सकता है। अब इस अवस्था में हम क्या देंगे कि जब एम को पी पर मानेंगे तो एम बिंदु पी हो गया, तो एम बिंदु पी हो गया, तब यहाँ देखिए अब आपका हो जाएगा, इसलिए एम एफ इक्वल हो जाएगा पी एफ। गौर करें, एम बिंदु पी पर आ गया तो एम एफ बराबर हो गया पी एफ, चूँकि एम बिंदु पी बन गया। अब पी एफ का वैल्यू जो है स्मॉल एफ है, तो चलिए दोनों स्मॉल एफ के बराबर हो गया। अब हमको आर से संबंध दिखाना था, आर जो है पी सी है। अब ज़रा देखें, पी सी में दो भाग हैं, सी एफ और पी एफ, सी एफ प्लस पी एफ। अब ज़रा देखिए, एक जगह हम दिखा चुके हैं, सी एफ और एम एफ बराबर है, सी एफ और एम एफ बराबर है, तो एम एफ यहाँ पी एफ आया था, एम एफ बराबर पी एफ था, यहाँ पर एम एफ इक्वल था पी एफ। चलिए अब ज़रा देख लीजिए, यहाँ हो गया एम एफ हो जाएगा, या हम डायरेक्ट एफ ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चूँकि इक्वल हम कर चुके हैं। तो यहाँ हो गया आर, इसका वैल्यू हो गया स्मॉल एफ, इसका वैल्यू हो गया स्मॉल एफ, और ये हो गया आर, ये हो गया 2f, इसलिए आर का वैल्यू हो गया, ये एफ का वैल्यू हो गया r/2। एफ इक्वल 2 चला गया उधर, साइड चेंज हुआ, नीचे चला गया भाग में, तो r/2 हो गया। अब इसको प्रूव करने के लिए होगा तो हम प्रूव करेंगे, निर्धारित करना होगा तो छोड़ देंगे इसे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ, एफ इक्वल टू r/2, जिसमें ज्यामिति का इस्तेमाल किया गया, प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग किया गया। अब हम जरा देखते हैं विभिन्न दर्पणों के उपयोग के बारे में थोड़ा सा जान लें। परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो गोलीय दर्पण में हम लोग पढ़ रहे हैं, जब भी हम यहाँ पर समतल, उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोगों को थोड़ा देख लें। उसके बाद हम आएंगे बिना स्पर्श किए हुए दर्पणों की पहचान, उसके बाद बिंब प्रतिबिंब की स्थिति और आवर्धन। ये पॉइंट रह गए हैं आपके अध्याय के। तो इस तरह से प्रकाश के परावर्तन में अगला पॉइंट हमारा है समतल, उत्तल तथा अवतल दर्पणों के उपयोग। उपयोग देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो नंबर हम ले रहे हैं पहले समतल दर्पण का। समतल दर्पण का उपयोग हम देख रहे हैं, पहला है आईना के रूप में, जिसका उपयोग हम लोग चेहरा देखने में करते हैं। तो चेहरा देखने वाले आईने के रूप में, आईने के रूप में। दूसरा इस्तेमाल परिदर्शी के निर्माण में, परिदर्शी जिसको पेरिस्कोप कहा जाता है, परिदर्शी पेरिस्कोप
के निर्माण में पेरिस्कोप है क्या? इसका इस्तेमाल होता है पनडुब्बी में, यानी इसका वास्तविक काम है अवरोध के पार की वस्तुओं को देखना। यदि जहाज़ पानी के अंदर डूबे हुए हैं और बाहर दुश्मनों की निगरानी करनी है तो उसमें ये पेरिस्कोप लगा दिया जाता है, या टैंक वगैरह में लगाया गया होता है जिसमें सैनिक छुपा होता है और बाहर की गतिविधियों को देखता है। ये वास्तव में जेड शेप की, जेड टाइप की एक नली होती है। ये घर में भी बनाए जा सकते हैं। इस तरह की नली की व्यवस्था होनी चाहिए। और इस नली में, ये नली खुली हुई है, दो समतल दर्पणों के टुकड़ों को ये कॉर्नर पर, कोने पर 45 डिग्री के कोण पर लगाया गया होता है। अब देखिए क्या होता है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई वस्तु है, तो यहाँ से किरणें आती हैं इस दर्पण पर और इस दर्पण से परावर्तित होकर पहुँचती हैं अगले दर्पण पर और फिर यहाँ से परावर्तित होकर निकलती हैं बाहर, जो कि दर्शक यहाँ पर देख लेता है। तो देखें हम कि ऊपर वस्तु है, यदि यहाँ पर कोई दीवार अवरोध भी हो तो दीवार के पार की वस्तुओं को देखा जा सकता है। ये है परिदर्शी, जिसका उपयोग पनडुब्बी, टैंक आदि में किया जाता है। चलिए हम आते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की पहचान ये आगे हम पढ़ेंगे। पहले उत्तल दर्पण में हमारा है, इसका हम उपयोग देख रहे हैं। तो पहला उपयोग देखिए, मोटर गाड़ी देखे होंगे, ड्राइवर के बगल में दर्पण लगा होता है, मोटरसाइकिल में भी लगा होता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइड मिरर। तो मोटर गाड़ियों में साइड मिरर, मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में, साइड मिरर, इसके द्वारा पीछे की आती हुई वस्तुओं को देखा जाता है मिरर के रूप में। और दूसरा, सड़कों पर प्रकाश को फैलाने में, प्रकाश को सड़कों पर जब फैलाना होता है तो इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ये जो है अपसारी दर्पण होता है, तो इस तरह से हम देखें दो उपयोग दोनों का। अब आते हैं अवतल दर्पण की बात। अवतल दर्पण का उपयोग हम देखें, पहला तो हजामत बनाने वाले दर्पण। बड़े बड़े सैलूनों में इस तरह के दर्पण लगे होते हैं। इसकी खूबी है कि इसके नज़दीक में बैठने पर चेहरा जो है काफ़ी बड़ा दिखाई पड़ता है, जिसके चलते हजामत बनाने में सुविधा होती है। यदि चेहरा को हम यहाँ रखते हैं तो इस तरह से ये चेहरा बड़े आकार का यहाँ पर बनता है और इस तरह से दाढ़ी बनाने में सुविधा होती है। ये जो दाढ़ी होते हैं ये बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, जिससे बनाने में सुविधा होती है। तो इस तरह का उपयोग किया जाता है। ऐसे प्रायः घरों में लोग समतल दर्पण का ही इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जब पूछा जाएगा प्रश्न में कि अवतल दर्पण का, हजामत बनाने में किस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, तो हम लोगों को अवतल दर्पण ही बताना है, ना कि समतल दर्पण बताना है। तो पहला हुआ हजामत बनाने वाले दर्पण के रूप में, बनाने वाले दर्पण के रूप में। अब आप देखे होंगे कार का हेडलाइट, कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण होता है आगे। टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च के आगे जो है दर्पण एक लगा होता है बल्ब के नीचे वाला हिस्सा में, जो प्रकाश को परावर्तित करता है आगे की ओर, तो उसमें भी इस्तेमाल होता है। उसके अलावा दंत चिकित्सक, नाक कान गला के डॉक्टरों को देखे होंगे तो अपने माथे पर एक अवतल दर्पण लगा रखा होता है और उसमें एक बल्ब होता है। जब उसको बल्ब को जलाया जाता है तो उसके प्रकाश किरणें जो होती हैं संकेंद्रित होकर के वो आपके कान, नाक, गले आदि में पहुंच जाती है
और देखने वाले डॉक्टर को भी कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। तो इस तरह से हम दंत चिकित्सकों का दे देते हैं, दंत चिकित्सकों, नाक कान गला वाले भी रखते हैं, द्वारा प्रकाश को संकेंद्रित करने में। संकेंद्रित, एक जगह उसको सेंट्रलाइज किया जाता है जिससे तीव्र प्रकाश मिलता है। तो इस तरह से अभी हम लोग पढ़े इनका उपयोग जो परीक्षा के प्रश्न में पूछे भी जाते हैं। अब हम आएंगे बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति। जो सबसे मेन प्रश्न है उसमें से प्रश्न अलग अलग निकाल करके पूछे जाते हैं। तो अवतल दर्पण में 6 स्थितियां होती हैं बिंब और प्रतिबिंब की, जबकि उत्तल दर्पण में मात्र 2 पोजीशन है। तो इस तरह से 6 2 8 पोजीशन हो जाएगा।